Assalamualaikum students, this is Mohammad Faisal Makbool and welcome to my YouTube channel Khan's Biology and we are discussing about cellular respiration। और आज जो है वो प्रीवियस लेक्चर को अगर हम एक बार रिकॉल करें तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ वी कैन डिफाइन, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज जो है वो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेजेस हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन की। पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा क्लियर हो जाए आप लोगों को कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज होता है, जनाब ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज को हम किस में कन्वर्ट करवाते हैं? ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाया जाता है। यहाँ साथ में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है जी। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच होता है और अटैच होकर आपके पास बना क्या देता है जी? एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपके पास, बेटा हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जिसने नहीं देखा वो पहले वो देख ले, बाद में इसके ऊपर आ जाए। कार्बन डाइऑक्साइड साथ में बेटा वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और साथ में आपके पास बेटा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? आपके पास एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बेटा आपके पास साथ में प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये हमारे पास जो है वो चीज थी सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टूडेंट 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये स्टेजेस बेसिकली इस बेस पर बनाई गई हैं कि आखिर ग्लूकोज से किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ग्लूकोज से डायरेक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता, ये सारा स्टेप बाय स्टेप होता है। तो वो स्टेप बेसिकली ये स्टेजेस हैं। उनमें पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का है, दूसरा स्टेप बेटा क्रेब्स साइकिल का, और तीसरा स्टेप जो है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों के पास होता क्या है कि 6 कार्बन वाला ग्लूकोज, इसकी ब्रेकडाउन होती है 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि 6 कार्बन वाला आपके पास ग्लूकोज अगर कन्वर्ट हो जाए 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोसेस होता कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। आपके पास मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस तरह का एक सेल होता है, सेल के अंदर फ्लूइड होता है, ये जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं ये सारा फ्लूइड है। तो ये जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म का। ये फ्लूइड आपके पास बेटा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। तो बेटा मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस होता कहां पर है? साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन हो तो भी ये प्रोसेस हो जाता है, ऑक्सीजन ना हो तो भी ये प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम होता है। इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं प्रेपरेटरी फेज और दूसरे को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है जी। अब बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेपरेटरी फेज की, तो प्रेपरेटरी फेज में बेटा एक ऐसा फेज है जिसमें ग्लूकोज के एटीपी के जरिए ब्रेक किया जाता है। ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, लेकिन ब्रेक किसके जरिए किया जाता है? एटीपी के जरिए। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले 2 बातें याद रखें बेटा। एटीपी के अंदर आपके पास जो है वो 3 फॉस्फेट होते हैं। एटीपी का एक मॉलिक्यूल हो तो आपके पास 3 फॉस्फेट होते हैं, और जब कभी भी एटीपी की ब्रेकडाउन होती है तो एटीपी की ब्रेकडाउन से आपके पास जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं एडीपी। एटीपी की बेटा जब कभी भी ब्रेकडाउन होती है तो आपके पास जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसे एडीपी कहते हैं। एडीपी के अंदर बेटा 2 फॉस्फेट होते हैं, और जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो आपके पास एक फॉस्फेट निकल जाता है। आपके पास मेरा बेटा एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है जी। वो इसी वजह से एडीपी के अंदर 2 फॉस्फेट होते हैं। फिर बेटा बेटा अगर कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर है और उसमें फॉस्फेट ऐड हो रहा हो, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो और उस मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फेट ऐड हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को मेरा बेटा हम लोग कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास फॉस्फेट ऐड हो रही हो, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं
फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन, ये LATION, LATION, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमारे पास होता क्या है, प्रेपरेटरी फेज में हम एटीपी यूज करते हैं और एटीपी यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक करवाया जाता है, एटीपी यूज करके ग्लूकोज को ब्रेक करवाया जाता है। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है एटीपी यूज करके। इस फेज को कहा जाता है प्रेपरेटरी फेज। और बात याद रखनी है, इस फेज के अंदर सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी आपको प्रोड्यूस नहीं होता। और जब कभी भी पेपर में आपसे अगर प्रेपरेटरी फेज अलग पूछ लिया जाए, ऑक्सीडेटिव फेज अलग पूछ लिया जाए, तो प्रेपरेटरी फेज के साथ साथ आपने ये साइड बॉक्स बने हुए हैं, ये भी आपने लिखने हैं। इनके अंदर जो चीजें बनी हुई हैं ये भी आप लोगों ने बेटा लिखनी है। तो सबसे पहले होता क्या है कि ग्लूकोज के अंदर बेटा होता क्या है कि जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जब आप खाना शाना खा लेते हैं, खाने की डाइजेशन हो जाती है, ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज दिया जाता है, तो ग्लूकोज को देखकर वहां पर एटीपी की ब्रेकडाउन हो जाती है। जब बेटा एटीपी की ब्रेकडाउन होती है तो एटीपी से एडीपी बन जाता है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, एटीपी से एडीपी बन जाएगा, ये एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो फॉस्फेट रिलीज होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, एटीपी से जब एडीपी बना तो ये फॉस्फेट रिलीज हो गया, फॉस्फेट निकल गया। तो इसी वजह से आपके पास एडीपी बना है। एडीपी के अंदर 2 फॉस्फेट होते हैं, एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं। एक फॉस्फेट ये वाला फॉस्फेट बेटा ग्लूकोज के अंदर ऐड अप हो जाएगा, ये फॉस्फेट बेटा ग्लूकोज में ऐड अप हो जाएगा और आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अब बेटा याद रखनी है, ये आपके पास मैं जो सर्कल बना रहा हूं ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करते, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्लूकोज में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ये 4 हो गए। तो उसके बाद बेटा ये आपके पास 5 हो गए और ये आपके पास बेटा 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर बेटा ये जो छठा कार्बन है इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ जाए, जो छठा कार्बन है इसके ऊपर मेरा बेटा फॉस्फेट जुड़ जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जो फॉस्फेट एटीपी की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है वो फॉस्फेट बेटा आपके पास आके जुड़ जाता है कार्बन के 6 के ऊपर। ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 6 है वहां पर फॉस्फेट। तो स्टूडेंट हमने अभी देखा कि ग्लूकोज जब मौजूद होता है तो एटीपी टूट जाता है, एटीपी टूटने से एक फॉस्फेट बनता है, ये फॉस्फेट ग्लूकोज में कार्बन नंबर 6 के ऊपर जाके जुड़ जाता है और जब नया मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बेटा ये नाम याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा, ये बेसिक बेसिक याद रख लें, इनफ है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेटा अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है और फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, दोनों में सिर्फ एल्डो और कीटो का फर्क है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेटा नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो जरा बेटा यहां पर देखें, आपके पास इस बॉक्स में लिखा हुआ है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट ऐड होना। मैंने अभी बताया जब फॉस्फेट ऐड होता है तो उसको फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज में जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो उसको कहते हैं फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एटीपी। वो जो फॉस्फेट है वो कहां से आता है, एटीपी से आता है, इसी वजह से बाय एटीपी लिख दिया है। दूसरे में बेटा वो कह रहा है कि रीअरेंजमेंट होती है और रीअरेंजमेंट के साथ आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब बन जाता है तो आपके पास एटीपी की दोबारा ब्रेकडाउन होती है। जब एटीपी की दोबारा ब्रेकडाउन होती है तो आपके पास एटीपी की ब्रेकडाउन से दोबारा एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, दोबारा बेटा एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, 1 कार्बन, ये बेटा 2 कार्बन, ये बेटा 3 कार्बन और यहां पर 4 कार्बन और यहां पर बेटा 5 कार्बन और यहां पर मेरा बेटा आपके पास कार्बन नंबर 6। तो क्योंकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है तो ये जो छठा कार्बन है अगर हम इसको कंसिडर करें तो यहां पर फॉस्फेट अटैच हो जाता है। जो कार्बन नंबर 6 है बेटा यहां पर आपके पास फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जब आपके पास दूसरा एटीपी टूटता है, एक और फॉस्फेट रिलीज होता है, तो ये फॉस्फेट जाके जुड़ जाता है कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है जी। यहाँ कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी आपके पास फॉस्फेट अटैच हो जाता है। तो क्योंकि पहले सिर्फ 6 के ऊपर अटैच था, अब 1 के ऊपर भी अटैच हो गया है, तो नया जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे बेटा कहा जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट।
यानी कि ऐसा फ्रुक्टोज जिसमें कार्बन 1 पर भी फॉस्फेट अटैच है, कार्बन 6 पर भी फॉस्फेट अटैच है, तो इसी वजह से इसको कहा जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। जो बेटा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है ना, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये फौरन टूट जाता है और इसके टूटने से बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। स्टूडेंट, जो फ्रुक्टोज है उसमें 6 कार्बन होते हैं और ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 3 कार्बन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में मौजूद होते हैं और 3 कार्बन ही ग्लिसरल्डिहाइड में मौजूद होते हैं। इसमें भी बेटा आपके पास 3 कार्बन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी है बेटा आपके पास 3 कार्बन है। और क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में 2 फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास आ जाता है और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड के पास आ जाता है। ये मेरा बेटा आपके पास प्रेपरेटरी फेज है, ग्लूकोज 6 कार्बन से 3-3 कार्बन वाले डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बन रहे हैं। और देखें इस प्रोसेस में कितने एटीपी यूज हुए हैं, 2 एटीपी यूज होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में बेटा एक चीज गौर करें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर भी चेंजेस होती रहती हैं, ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर भी चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में और ग्लिसरल्डिहाइड में जो होने वाली चेंजेस हैं ये सारी की सारी सेम है। जिस तरह की चीज राइट साइड पर बन रही है उसी तरह की चीज लेफ्ट साइड पर बन रही है, तो आपने सिर्फ एक साइड वाली याद करनी है, दूसरी साइड वाली खुद ब खुद होती जाएगी। तो स्टूडेंट ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर होता क्या है कि आपके पास जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है या ग्लिसरल्डिहाइड है, मैं एक साइड वाली बताता जाऊंगा, दूसरा आप लोग खुद देख लीजिएगा। जो बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जब ये बन जाता है तो इसके साथ एक और फॉस्फेट ऐड होता है, ग्लिसरल्डिहाइड के साथ एक और फॉस्फेट ऐड होता है। ग्लिसरल्डिहाइड का मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊं, ये 1 कार्बन, ये मेरा बेटा कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन बेटा आपके पास 3। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का मतलब ये है कि ग्लिसरल्डिहाइड का जो कार्बन नंबर 3 है इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच है। अगर हमारे पास ये कार्बन 1 हो, ये कार्बन बेटा 2 हो और ये कार्बन आपके पास 3 हो, ये कार्बन 1 बेटा, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3, तो आपके पास जो 3 कार्बन है वहां के ऊपर फॉस्फेट अटैच है, इसी वजह से इसे कहा जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जब बेटा पहला रिएक्शन होता है ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर एक और फॉस्फेट ऐड होता है, तो जो ग्लिसरल्डिहाइड का कार्बन नंबर 1 है यहाँ के ऊपर भी एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। जो ग्लिसरल्डिहाइड का कार्बन नंबर 1 है यहाँ पर भी क्या अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट। तो ये कार्बन 1 के ऊपर भी बेटा आपके पास एक फॉस्फेट लग गया है, जिस वजह से आप कह रहे हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है जी, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कब बनता है, जब ग्लिसरल्डिहाइड में एक फॉस्फेट ऐड हो गया और साथ में NAD पॉजिटिव के साथ बेटा एक हाइड्रोजन ऐड होगा, तो आपके पास NADH बन जाएगा। NAD पॉजिटिव एक कोएंजाइम है, NAD पॉजिटिव एक कोएंजाइम है, इसमें हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो आपके पास NADH बन जाता है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में बेटा, अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में 2 फॉस्फेट है, तो इसमें से होता क्या है कि एक फॉस्फेट अब निकल जाएगा। इसमें से मेरा बेटा एक जो फॉस्फेट है, ये Pi मैंने लिख दिया, एक फॉस्फेट ये निकल जाएगा। एक फॉस्फेट निकला, वो एक फॉस्फेट क्या करेगा, यहां पर ADP मौजूद होगा, यहां पर मेरे स्टूडेंट ADP मौजूद होगा, तो ADP के अंदर एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, तो एक फॉस्फेट ऐड होगा तो नया स्ट्रक्चर ATP बन जाएगा। ठीक है जी, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में 2 फॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट निकलता है, वो फॉस्फेट ADP के साथ जाके जुड़ जाता है, तो आपके पास एक ATP बन जाता है और जो नया मॉलिक्यूल बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब है कि अगर 3 कार्बन है तो जो थर्ड कार्बन है उसके ऊपर अब फॉस्फेट मौजूद है। 1 के ऊपर से फॉस्फेट हट गया है, ये आपके पास फॉस्फेट मौजूद है। 1 के ऊपर से फॉस्फेट रिमूव हो गया है, जबकि 3 के ऊपर आपके पास फॉस्फेट मौजूद है। ठीक है जी, इसी वजह से इसे कहा जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होता है, स्टेप 8 में, कि ये जो फॉस्फेट पहले 3 नंबर कार्बन पर मौजूद है, अब ये जंप कर जाता है और ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर आ जाता है और आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। स्टूडेंट, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये कार्बन 2 है, यहाँ के ऊपर फॉस्फेट आके अटैच हो जाएगा, ये जी फॉस्फेट आके अटैच हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रोसेस को, जिसमें आपके पास सिर्फ हुआ क्या है कि पहले फॉस्फेट 3 के ऊपर अटैच था, अब फॉस्फेट 2 के ऊपर अटैच हो गया है, तो नया मॉलिक्यूल क्या रहेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट।
अब बेटा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट में से जब एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो जो नया मॉलिक्यूल बन जाएगा उसे कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरोवेट। फॉस्फोइनोल पायरोवेट। अब ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट में एक फॉस्फेट मौजूद है, ये फॉस्फेट निकलेगा। फॉस्फोइनोल पायरोवेट से मेरा बेटा यहां पर फॉस्फेट निकल जाता है, ये फॉस्फेट है मेरा बेटा, और ये फॉस्फेट निकल जाएगा। जब फॉस्फेट निकलेगा तो जो आपके पास बाकी स्ट्रक्चर बच जाता है उसको पायरोवेट कहते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ 3 कार्बन ही मौजूद होंगे। पायरोवेट में सिर्फ बेटा 3 कार्बन ही मौजूद होंगे, ठीक है। जिस तरह पायरोवेट इधर बना है बिल्कुल उसी तरह पायरोवेट इधर बन जाएगा। और एक वजह इसी वजह से कहा जाता है कि जब एक ग्लूकोज टूटता है, जब एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो आपके पास कितने पायरोवेट बनते हैं? आपके पास स्टूडेंट 2 पायरोवेट बनते हैं। ये इसी प्रोसेस से बनते हैं, जैसे यहां पर और यहां पर। और एक ग्लूकोज जब पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तो कितने एटीपी बनते हैं? तो बेटा 4 एटीपी बनते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बेटा जब टूटेगा तो कितने एटीपी बन रहे हैं? 4, 1, 2 और ये 3 और यहां पर बेटा 4 एटीपी बनते हैं। और NADH कितने बनते हैं? एक NADH ये और दूसरा NADH ये, 2 NADH बनते हैं, 2 पायरोवेट बनते हैं, 4 एटीपी बनते हैं। और स्टूडेंट इस ऑक्सीडेटिव फेज में कोई भी चीज आप कोई भी एटीपी आप यूज नहीं करते। एटीपी यूज सिर्फ बेटा आपके पास प्रेपरेटरी फेज के अंदर होता है। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को हर पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आई है, आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोग जो है वो इस फ्री नॉलेज से जो है वो एडवांटेज गेन कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको मेरा बेटा आप कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं, या आप लोग जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लोग पूछ सकते हैं। खुश रहें, अच्छी तरह इसको तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।